अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी पेशे से चिकित्सक हैं। That copy is there, no? You will get it. अनुभवी हैं और इस मामले में अत्यंत संवेदनशील भी हैं। मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस मामले को लिया था और स्वयं उत्तर प्रदेश और बिहार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए और वेक्टर बॉर्न डिजीज से जुड़े हुए अधिकारियों की बैठक ली थी और हम लोगों को भी उस बैठक में उन्होंने बुलाया था। इसलिए उनकी संवेदनशीलता को मैं जान सकता हूं। उन्होंने विस्तार से उसका उत्तर भी दिया है। महोदय, दोनों प्रकार से अधीरता दिखाते आपने हो। एक बार बोलते हो ले करो, पढ़ने नहीं देंगे। इस महत्वपूर्ण मामले की गंभीरता को समझा है और मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। इस पूरे सदन के बहुत सारे सदस्य इस मामले में अपने विचार रखना चाहते हैं और कॉलिंग अटेंशन का एक मामला है जिसमें जो सदस्य नोटिस देगा उन्हीं को आप अनुमति दे सकते हैं। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि पूरे देश के अंदर आज के दिन पर 19 राज्यों के 171 से अधिक जनपद इस बीमारी से पीड़ित हैं और जब हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं तो हर पार्टी के सदस्य यहां पर विचार रखना चाहते हैं और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर कॉलिंग अटेंशन के बजाय 193 में इस विषय पर व्यापक चर्चा हो और तब माननीय मंत्री जी का जवाब इसमें आए, तो अगर इसकी अनुमति आप दें तो 193 में इस विषय को आप लेने की कृपा करते तो मुझे लगता है विस्तार से इस पर चर्चा हो जाती है। ये तो गंभीर लोग हैं। अगर पूरा हाउस एक मिनट, हाँ मैं समझ रही हूँ आप सबकी बात। ये अगर हाउस चाहता है तो इसको मैं 193 में, क्योंकि नहीं तो मैं 2 ही लोगों को बोलने दे सकूंगी। आप बताइए। हम यही कह रहे हैं कि हाउस के सामने क्या बिजनेस है, गवर्नमेंट आपको क्यों न बता रही है कि ये हमारे बिजनेस है, इस दिन ये लेंगे, ये 193 को कन्वर्ट करेंगे, ये बिल लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस एट ऑल। प्लीज नो, दिस इज नॉट अ वे। आई एम सॉरी। अगर हाउस चाहे तो इसको कर सकते। इफ यू डोंट वांट, आई विल नॉट। प्लीज नो, दिस इज नॉट द वे। You don't want it. You don't want to discuss. You tell us. Yes. Business. No, I'm sorry. Please. अगर हाउस चाहता है कि इसको 193 में करे, yes. If house agrees, it will be treated as 193. Adityanath ji, go on. Yes, Adityanath ji, please. अध्यक्ष महोदय, इंसेफ्लाइटिस पर और इस देश के अंदर विषाणु जनित बीमारियों से मरने वाले लाखों बच्चों की प्रति इनकी संवेदनहीनता एक बार पुनः इस सदन में प्रदर्शित हो चुकी है। यह अत्यंत दुखद है कि हाउस के एजेंडे को भी नकारने का प्रयास हो रहा है और कॉलिंग अटेंशन जैसे मुद्दे को कहा जा रहा है कि बिजनेस का हिस्सा नहीं। ये बहुत दुखद स्थिति है और इस कांग्रेस की दुर्गति का यही कारण है। महोदय, मैं आभारी हूं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने 193 के तहत चर्चा के लिए यहां पर स्वीकार किया है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में विस्तार से इंसेफ्लाइटिस पर अपनी बातों को यहां पर सदन में ले किया है और मैंने उसको विस्तार से पढ़ा भी है। अध्यक्ष जी, इंसेफ्लाइटिस जिसे हम मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं और दिमागी बुखार भी कहते हैं, इस देश में 1956 में पहली बार तमिलनाडु में बुखार देखने को मिला था। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल होते हुए 1978 में ये बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार देखने को मिला था और 1978 से लगातार मौतें होती रही। लेकिन
इस सदन में 1998 में पहली बार मैंने इस मुद्दे की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। पिछले 16 वर्षों से संसद का कोई सत्र नहीं जब मैंने संसद का और सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर न आकर्षित किया हो, क्योंकि जो मरने वाले बच्चे हैं वे दलितों के हैं। इस देश में अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति करने वाले लोग भूल जाते हैं कि जो मरने वाले बच्चे हैं उसमें से आधे से अधिक बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और गरीब और किसानों के हैं। लेकिन राजनीतिक हथकंडा अपनाने वाले लोगों ने कभी भी इंसेफ्लाइटिस से हो रही इन मौतों के बारे में अपनी संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया, और वो संवेदनहीनता इस सदन में आज एक बार पुनः देखने को हम सबको मिली है। महोदया, मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 36 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम दम तोड़ रहा है। लगातार मौत का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ है और वहां के मासूम बच्चों की मौत के सिलसिले को देख करके हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारों की अब तक की जो संवेदनहीनता थी वो ये बताती है कि क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम को, वहां के बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार नहीं। और इसीलिए मैं बार बार आपसे इस बात के लिए अनुरोध कर रहा था कि एक कॉलिंग अटेंशन इस पर जरूर हो, क्योंकि माननीय मंत्री जी स्वयं चिकित्सक हैं और इस बीमारी के बारे में उन्होंने अपनी संवेदनशीलता का परिचय मंत्रालय संभालने के तत्काल बाद दिया था। सदन में चर्चा हो, व्यापक रूप से सभी लोग इस पर चर्चा कर सकें और इस समस्या का एक समग्र समाधान निकाल सकें, इस दिशा से महत्वपूर्ण था। महोदया, मैं अगर अब तक इस बीमारी से हुई मौतों के आंकड़े दूं तो केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 36 वर्षों में 1 लाख से अधिक बच्चे इस बीमारी से मरे हैं और लगभग इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हुए हैं। महोदया, जब हम लोग वहां पर विकलांगता शिविर लगाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे पूरा का पूरा क्षेत्र ही विकलांग हो गया हो। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एक लंबी भीड़ दिखाई देती है। कारण है इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित हुए बच्चे जो समय पर उपचार नहीं हो पाता है, अगर चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद वे बच जाते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, पूरी जिंदगी के लिए बोझ बन जाते हैं। एक गरीब परिवार जो अपनी 2 जून की रोटी मुश्किल कमा पाता है, वह कैसे अपने परिवार में एक विकलांग को या 2 विकलांग बच्चों की परवरिश कर सकता है? हम उस पीड़ा को जब उनके बीच में जाकर के देखें तब वो संवेदनशीलता पैदा होगी। इस प्रकार की संवेदनहीनता नहीं जो आज यहां पर कांग्रेस ने दिखाई है। और इसीलिए जो वहां पर अब तक जो हुई वहां कर रहे हैं, मैं पिछले 16 वर्षों से इस सदन में इस मुद्दे को उठा रहा हूं और स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े मैं उन्हीं को इस सदन में एक बार पुनः रखूंगा कि मेरे पास जो आंकड़े हैं 2005 में दिमागी बुखार से 6061 मरीज भर्ती हुए थे, जिसमें 1500 की मौतें हुई थी। 2006 में 2320 मरीज भर्ती हुए थे, 525 की मौत हुई। 2007 में 3024 मरीज भर्ती हुए, 992 की मौत हुई। 2008 में 3015 मरीज भर्ती हुए, 684 मौतें हुई। 2009 में 784 बच्चों की मौत हुई। 2010 में 3503 मरीज भर्ती हुए थे, 514 की मौत हुई। 2011 में 3308 मरीज भर्ती हुए, 627 की मौत हुई। 2012 में 2517 मरीज भर्ती हुए, 527 की मौत हुई। 2013 में 2110 मरीज भर्ती हुए, 619 की मौत हुई। और महोदया, इस वर्ष अभी मानसून उतनी तेजी के साथ नहीं आया है, लेकिन उस सब के बावजूद 393 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें 130 की मौतें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, अकेले मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 130 बच्चों की मौत 2 अगस्त तक हो चुकी है। ये मौतें तब हो रही महोदया जब पिछले 16 वर्षों से लगातार सदन का भी, सरकार का ध्यान भी मैं इस मुद्दे की ओर लगातार आकर्षित करता रहा हूं और मैं इस बात की मांग करता रहा हूं कि इसे महामारी घोषित किया जाए। केवल उपचार ही नहीं, इसके संपूर्ण उन्मूलन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। और इस सदन में बार बार इस मामले को उठाए जाने के बावजूद, यद्यपि
एनडीए की पूर्व की सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया था और आज भी पूरे देश के अंदर अगर हम इंसेफ्लाइटिस के उपचार और उन्मूलन की बात करते हैं तो अगर आपको जो थोड़े बहुत प्रयास दिखाई देते हैं तो गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में, गोरखपुर में आप देख सकते हैं उस समय इस मुद्दे को उठाने के बाद इस देश में वैक्सीनेशन भी हो। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पहली बार 5-6 में गोरखपुर से प्रारंभ हुआ था और गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों में ही हुआ और उसका परिणाम था कि जेई 36% से घट करके 4% पर आ गया। लेकिन वायरस ने अपना नेचर चेंज किया है और आज वायरस के नेचर चेंज करने से वहां पर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, माननीय मंत्री जी ने जो यहां पर अपना जो स्टेटमेंट ले भी किया है उसमें भी इस बात का उल्लेख किया है कि जो मौतें अब हो रही हैं वह एईएस से अधिक हो रही हैं, जेई की मौतें कम हो गई हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी है यह इससे पहले 15 जुलाई से 15 नवंबर के बीच में ही इसके केसेस आते थे, लेकिन हम लोग पिछले 4-5 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि इंसेफ्लाइटिस के जो मरीज हैं, यानी जो एईएस है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है, इससे वर्ष भर मौतें हो रही हैं, वर्ष भर इसके मरीज आ रहे हैं और लगातार मौतें होने के कारण जेई का टीका विकसित किया है बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ और वेक्टर बॉर्न डिजीज से जुड़े हुए जो अधिकारी थे उनके साथ में, और वहां जो प्रमुख सांसद थे उनको भी उन्होंने बैठक में आमंत्रित किया था। लेकिन माननीय मंत्री जी ने उस समय एक बात कही थी कि टीकाकरण होना चाहिए और टीकाकरण के परिणाम भी आए जो मैंने बताया। लेकिन महोदय, जो मुझे आशंका थी वही हुआ। आप संवेदनशील थे लेकिन राज्य सरकार ने संवेदनशील नहीं थी। टीकाकरण हुआ लेकिन टीकाकरण की जानकारी हम लोगों तक को नहीं दी गई। मैंने स्वयं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत किया तो मैंने 3 जनपदों में फोन किया और वहां के सीएमओस को मैंने फोन करके जानकारी ली कि आखिर टीकाकरण की क्या तिथि है और कैसे हो रहा है। क्या कोई प्रचार है, ना पोस्टर है, ना बैनर है, ना अखबारों में आ रहा है, ना टेलीविजन में आ रहा है, आखिर कैसे आप कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा कि आप कुछ कार्यक्रम करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास एक पत्र आया है। तो मैंने कहा क्या है पत्र में? तो उन्होंने कहा कि 1 से 5 साल के बच्चों पे वैक्सीन लगना। मैंने कहा 1 से 5 नहीं, ये वैक्सीन 1 से 15 साल के बच्चों में लगेगा। उन्होंने कहा नहीं 1 से 5। 3 लोगों ने मुझे यही जवाब दिया और 3 में से बाद में एक सीएमओ ने रात्रि में, गोरखपुर के सीएमओ ने रात्रि में 10 बजे फोन करके मुझे बताया नहीं साहब वो 1 से 15 है, आप जो बोल रहे थे वही ठीक है। अब समझ सकते हैं कि सीएमओ जो यानी जो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है वह स्वयं उसको नहीं जानकारी है कि टीका किसको लगना है, किसको लगाया जाना है, और वे लोग इतने कितनी इसकी व्यापक कितनी हो रहा होगा। और हम लोगों को तक किसी भी, मुझे लगता है कि किसी भी सांसद को उस अभियान के साथ नहीं जोड़ा गया, जबकि एनडीए सरकार के बाद जब पहली बार वैक्सीनेशन हुआ था हम लोगों को उसमें बुलाया गया था, हम लोगों ने प्रचार में भाग लिया था, पोस्टर लगाए गए थे, बैनर लगाए गए थे और व्यापक प्रचार के बाद उसमें काफी हद तक सफल भी वो हुआ था। और यहां जो दुर्गति होनी थी वह एक बार पुनः 22-23 जून को जो टीकाकरण का अभियान चलाया था उसकी जो दुर्गति होनी थी वो एक बार पुनः हम लोग वहां पर देखे हैं। महोदय, आखिर टीकाकरण की औपचारिकता में जो ये लापरवाही बरती जा रही है और हम महामारी की समस्या का समाधान क्या इस प्रकार की लापरवाही से कर पाएंगे? क्या यह जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने जैसी स्थिति नहीं? और क्या सरकार केवल उपचार ही चाहती है, इस बीमारी का उन्मूलन नहीं चाहती? ये बहुत सारे विषय हैं। हम 36 वर्षों में इस बीमारी के लिए कोई ठोस दीर्घकालीन राष्ट्रीय इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन कार्यक्रम अब तक नहीं घोषित कर पाए हैं। महोदय, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े स्वयं इस बात को बताते हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 36 जिले इस बीमारी से कम या ज्यादा मात्रा में प्रभावित हैं और देश के 19 राज्यों के 171 जिले इस बीमारी की चपेट में हैं। जो बीमारी लगातार देश के मासूमों को निकलती जा रही है उसमें अधिकतर जो मरने वाले बच्चे हैं वे दलित हैं, वे अल्पसंख्यक हैं, वे किसानों के बच्चे हैं, वे उन गरीबों के बच्चे हैं जो अपनी आजीविका के लिए किसी प्रकार से 2 जून की रोटी कमा पाते हैं, उनके बच्चे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद 99% बच्चे उस समुदाय से आने के बावजूद
हम लोग उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता को परिचय नहीं दे पा रहे हैं। महोदय, इंसेफ्लाइटिस से अब तक पूरे देश के अंदर जो मौतें होती हैं उनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, ये 7 जनपदों में सर्वाधिक मौतें होती हैं। अगर कह सकें तो 60 से 80% तक जो मौतें होती हैं इंसेफ्लाइटिस से जो प्रभावित जनपद अब तक रहे हैं वे यही जनपद हैं और पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल की तराई, यहां के ही पेशेंट ज्यादा आते हैं और यहां से ज्यादा मौतें होती हैं। जिस उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला होता है, उस उत्तर प्रदेश में जब इस बीमारी के उपचार की बात आती है, उन्मूलन की बात आती है, तो उपचार के लिए दवा नहीं होती है, डॉक्टर्स को नियुक्ति के लिए पैसा नहीं होता है, और अगर नियुक्त होते हैं तो संविदा में नियुक्त किए गए उन लोगों को 6-6 महीने और 1-1 वर्ष तक मानदेय नहीं मिल पाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान करने के लिए महोदय 2007 में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल हुई थी और उस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो रिट दाखिल हुई थी उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि इंसेफ्लाइटिस से बचाव और पूर्ण उन्मूलन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और जेई को गोरखपुर में स्थापित किया जाए। लेकिन महोदय, ये सेंटर गोरखपुर में नहीं स्थापित हुआ। बीमारी है गोरखपुर और आसपास के जनपदों में, लेकिन सेंटर स्थापित हो जाता है एसजीपीजीआई लखनऊ में। यानी स्थिति वही कि अगर जहां प्यास से मौतें हो रही हैं कुआं वहां नहीं खोदा जाता है। कुआं तब खोदा जाता है जब लोग प्यासे मरने लगते हैं, और वह भी वहां नहीं जहां लोग मर रहे हैं। यानी बीमारी है दिल्ली में और हम लोग कुआं खोद रहे हैं चेन्नई में। यही स्थिति है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का वह गरीब एसजीपीजीआई नहीं जा सकता, जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रहा है, वह एसजीपीजीआई कैसे जाएगा? लेकिन यह कार्य वहां पर हुआ। इसके अलावा गोरखपुर में 2007 में वायरल रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर 2007 को ही इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिया था कि गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का शोध केंद्र स्थापित होना चाहिए, जिसे केंद्र और प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करें। लेकिन गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर स्थापित तो हुआ है, लेकिन अभी उसके पूरे मानक नहीं, उसके वह अभी तक उस क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पा रहा है जिस क्षमता के साथ कार्य करना चाहिए उसे। मुझे आश्चर्य होता है, स्वाइन फ्लू, वर्ल्ड फ्लू की बीमारी फैलती है देश के अंदर, प्रचार होता है, टेलीविजन में आता है, अखबारों में आता है, तमाम एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, देश के सभी चिकित्सालयों में बेड सुरक्षित हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि स्वाइन फ्लू और वर्ल्ड फ्लू से मरने वाला जो रेट है वह मात्र 2% है, लेकिन इंसेफ्लाइटिस से मरने वाली जो प्रतिशत है वह 20 से 30% है। उस सब के बावजूद इंसेफ्लाइटिस के प्रति जो अभियान चलना चाहिए वह बिल्कुल 0 के बराबर है। महोदय, इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती हैं उसके बाद अगर कोई बच्चा बच भी जाता है तो वह शारीरिक और मानसिक विकलांगता का शिकार होता है। इसके लिए गोरखपुर में 2009 में यहां पर इसी सदन में मैंने कॉलिंग अटेंशन अपना दिया था। उसके बाद माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने गोरखपुर में एक पीएमआर सेंटर, फिजिकल मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए अपनी स्वीकृति दी थी, वो खुला भी। लेकिन स्थिति यह है, पिछले 2 वर्षों से वहां पर कार्यरत चिकित्सकों और कर्मियों को उनका मानदेय नहीं मिला है। आप अनुमान लगा सकते हैं गोरखपुर में पीएमआर सेंटर में कार्य करने वाले वे कर्मी और चिकित्सक कैसे कार्य कर रहे होंगे जिन्हें 2 वर्षों से मानदेय नहीं मिल पाया है। ये क्या संवेदनहीनता नहीं? पिछले 16 वर्षों से मैं लगातार इस बात को देखता हूं। मैं यहां मुद्दा उठाता हूं, केंद्र से एक टीम चली जाती है, केंद्र के दबाव में प्रदेश से एक टीम गोरखपुर चली जाती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भ्रमण करती है, और वो टीम जब वहां जाती है तो मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है और कभी कभी हंसी भी आती है। ऐसे लगता है कि जैसे
पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चे केंद्र और प्रदेश सरकार के लिए गिनी पिग्स हो गए हैं, उनकी प्रयोगशाला हो गई हैं। ये बच्चे वहां की, उन्हें देश का भविष्य नहीं दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि जैसे यह उन बच्चों को अपनी प्रयोग का एक नया प्रयोगशाला का एक अड्डे बना सकें। कम से कम मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आज इस सरकार में ये सब चीजें बंद हो। एक चिकित्सक इस देश में स्वास्थ्य मंत्री बना है तो कम से कम यह संवेदनशीलता जो माननीय मंत्री ने मंत्री बनने के बाद तत्काल प्रारंभ की थी वह दिखनी चाहिए, जमीनी स्तर पर दिखनी चाहिए। महोदय, मुझे आपके सामने कहना पड़ रहा है कि गोरखपुर और यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल की तराई की लगभग 5 करोड़ आबादी की चिकित्सा का एकमात्र केंद्र गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज ये राज्य सरकार के द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज है, संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है। नवा मेडिकल, वहां पे फैकल्टी की कमी है, पैरामेडिकल के स्टाफ की कमी है, वहां पर एमसीआई के तमाम अभी अधोमानक हैं। बार बार एमसीआई वहां पर नोटिस भेजती है बंद करने की, वहां पर यूजी की सीटें कम कर दी जाती हैं, पीजी की तमाम सीटें कम कर दी गई वहां पर। इस बार केंद्रीय बजट में एक एम्स की घोषणा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए हुई है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि यस 193 मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रोफेसर सौगत राय जी देर में आते हैं। थे सुन नहीं पाए वो कांग्रेस के चक्कर में। ओके, यू कंटिन्यू। हाँ, प्लीज बैठे थे क्या? आप तो बैठे थे क्या ना वहां उस समय? नो डिस्कशन बिटवीन द मेंबर्स। प्लीज लुक एट मी प्लीज। कांग्रेस से सभापति महोदय, वहां पर अगर आप देखेंगे डेंगू, कालाजार, मलेरिया, फाइलेरिया और इस समय एक नई समस्या पैदा हो रही है भूगर्भीय जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण लीवर कैंसर और किडनी फेल्योर के बहुतायत मामले वहां पर देखने को मिले हैं, बहुत बड़ी संख्या में। इन सब को देखते हुए माननीय मंत्री से मैं चाहूंगा कि एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो खुला है वह कोई भी इस 5 करोड़ की आबादी के बीच में एक भी केंद्रीय चिकित्सा संस्थान नहीं, वह एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में स्थापित हो। इस बारे में मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने माननीय सांसदों की ओर से भी और वहां की जनता की ओर से भी उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसको गोरखपुर में स्थापित किया जाए। महोदय, जो गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर बना है उसे रीजनल रिसर्च सेंटर बनाया जाए, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस 5 करोड़ की आबादी की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। वहां पर होने वाले चाहे डेंगू, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लखनऊ और पटना के बीच किसी भी मेडिकल कॉलेज और किसी भी चिकित्सालय में डेंगू के उपचार की व्यवस्था नहीं, ब्लड सेपरेटर यूनिट नहीं, वहां पर कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। अगर एक तो धर्मार्थ चिकित्सालयों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी चिकित्सालय ने कहीं भी कोई सरकार के स्तर पर उसकी व्यवस्था नहीं, जबकि बिहार से लेकर पटना से लेकर के और लखनऊ के बीच में, लखीमपुर खीरी के बीच में पूरी जो बेल्ट है, ये डेंगू है, कालाजार है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, इंसेफ्लाइटिस है, इन तमाम प्रकार की बीमारियों की चपेट में आता है। इसके अलावा महोदय, जो इंसेफ्लाइटिस से जो वहां पर इंसेफ्लाइटिस के वार्ड में जो कार्य करने वाला अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मैं देखता हूं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो इंसेफ्लाइटिस के उपचार में लोग लगे हैं, इसमें 62 कर्मचारी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा में रखे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष से उन्हें नियमित रूप से संविदा पर वेतन देना प्रारंभ किया, लेकिन जो एनआरएचएम के अंतर्गत 164 कर्मचारी रखे गए हैं, 6 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है। मंत्री जी, 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से, हम लोगों को उपचार की दृष्टि से अगर देखना है तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा केंद्र वहां पर है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों को, पैरामेडिकल के स्टाफ को, टेक्नीशियंस को
वहां पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों को जब 6-6 महीने 1-1 वर्ष तक वेतन नहीं मिलेगा, पीएमआर के कर्मचारियों को और चिकित्सकों को 2-2 वर्ष से वेतन नहीं मिलेगा, आखिर वे कैसे अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि गोरखपुर में जो संविदा पर रखे गए सभी कर्मचारी हैं, इनको नियमित किया जाए और केंद्र सरकार अपने स्तर पर इसकी फंडिंग की व्यवस्था करे। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि नेशनल कार्यक्रम इसके लिए बने। मैंने जो अनुरोध किया था कि 193 में इस विषय को लिया जाए, इसके पीछे मेरा अनुरोध यही है कि बीमारी 19 राज्यों में है, ये 19 राज्यों के 171 जिलों में है। तो 19 राज्यों के 171 जिलों में जो बीमारी हजारों मासूम बच्चों को असमय निगल रही हो, उस बीमारी के उपचार के लिए भी और उसके उन्मूलन के लिए भी एक नेशनल प्रोग्राम बनना चाहिए। और इस दृष्टि से, क्योंकि माननीय मंत्री जी को इस बारे में अच्छा अनुभव है, पोलियो उन्मूलन देश में हो, उसकी अगुवाई माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, जो आज देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया था और उसका परिणाम था कि देश में पोलियो का उन्मूलन हुआ है। और आज मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इंसेफ्लाइटिस के साथ साथ वेक्टर बॉर्न डिजीज को पूर्ण उन्मूलन करने से महामारी घोषित करने के लिए एक अभियान आपके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चलिए और इसको एक नेशनल प्रोग्राम में लेकर के केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम के लिए ही नहीं, देश के 19 राज्यों के लिए इस प्रोग्राम को लेकर के एक साथ अभियान चले। उस अभियान का नेतृत्व आपके माध्यम से हो, इस दृष्टि में आपका अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले में आप इस बारे में इस अभियान को नेतृत्व दें। सर्विलांस की व्यवस्था अत्यंत खराब है। मैं जो आंकड़े यहां पर दे रहा था, ये केवल एक कॉलेज के आंकड़े हैं महोदय। एक भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सीएससी, एक भी पीएचसी, एक भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार की व्यवस्था नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 3 करोड़ की आबादी के लिए 2 एम्बुलेंस हैं मरीज को लाने के लिए। अनुमान कर सकते हैं 2 एम्बुलेंस मात्र हैं और 2 एम्बुलेंस से 3 करोड़ की इस विशाल आबादी को कैसे आप आच्छादित कर सकते हैं? यह वहां की स्थिति है। और इसलिए इसमें जो रिपोर्टिंग का सिस्टम है बहुत खराब है। सर्विलांस की व्यवस्था हो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उपचार करा रहे हैं, जो लोग नहीं आ पाते हैं, इसके जागरूकता के लिए एक अभियान चले, सर्विलांस की व्यवस्था हो। इस बारे में एक तो अभियान, इस बारे में अभियान चले महोदय। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इंसेफ्लाइटिस के लिए जो अभियान यहां पर प्रारंभ होना है, इसमें कुछ कार्यक्रम होने चाहिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक तो ये बीमारी छोटे बच्चों को ही देखने को मिली थी, लेकिन इस बीमारी में अब हम लोगों ने इस बात को देखा है कि अब उम्रदराज लोगों को भी ये बीमारी होनी प्रारंभ हुई है। मैंने पिछले 5-6 वर्षों के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज का सघन दौरा किया है और मैं उस दौरान इस बात को देखता रहा हूं कि इंसेफ्लाइटिस छोटे बच्चों में बहुतायत थी। 1 से 15 साल के बच्चे उसकी चपेट में ज्यादातर थे। अब तक जो बातें सामने आई हैं, जो माननीय मंत्री जी ने भी यहां पर जवाब दिया है इस मामले में, उन्होंने जो बातें यहां पर उन्होंने अपने जवाब में भी दी हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने 2014 में जो आंकड़े हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं, उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में 123 मौतें हुई हैं। मुझे लगता है कि जो परसों तक के आंकड़े हैं वो 130 मरीज इंसेफ्लाइटिस के अकेले गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरे हैं। बिहार में 159 की मौतें हुई हैं, पश्चिमी बंगाल में 208 और असम में 197 मौतें ये अब तक हुई हैं। ये मौतें कुल इंसेफ्लाइटिस की हैं, इसमें जेई अलग है और एईएस अलग है। You have already taken half an hour. मैं How उसी much more time you will take? मैं उसी पे आ रहा हूं। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक आपने अपने उत्तर में एक बात और कही है, और वो ये कही है कि आपने जिला अस्पतालों में 10 बेड का बाल चिकित्सा आईसीयू स्थापित करने के लिए एक निर्देश जारी किए थे भारत सरकार ने। महोदय, ये कहीं भी स्थापित नहीं हुए हैं, कहीं नहीं स्थापित हुए हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7 जनपद हैं। मेरी जानकारी में ये है
कि उन 7 जनपदों में आईसीयू के लिए स्वीकृत हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार ने टेंडर जारी किया था। टेंडर एक फर्जी कंपनी को दे दिया गया, वो पैसा लेकर के भाग गया है, उसके बाद वहां पर आईसीयू स्थापित नहीं हुआ है। ये वहां की सच्चाई है। इसके अलावा टीकाकरण के बारे में मैंने आपके सामने इस बात को कहा। पीएमआर के बारे में मैं आपके सामने कह चुका हूं कि 2 साल से उन्हें वेतन नहीं मिला है। वायरोलॉजी सेंटर के बारे में मैंने आपको कहा कि वह स्वयं संसाधनों के लिए जूझ रहा है, इसलिए उसको रीजनल वायरोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाए इस दिशा से। और एईएस का मुख्य कारण आपने पहले ही कहा कि प्रदूषित जल इसका मुख्य कारण है। शुद्ध पेयजल वहां लोगों को उपलब्ध हो, इस दिशा से एक अभियान वहां पर प्रारंभ हो। इसके लिए मुझे लगता है कि तमाम अन्य मंत्रालयों को भी इसमें आपको लेना पड़ेगा और उन मंत्रालयों को साथ में लेकर के, जिसमें पेयजल और स्वच्छता अभियान मंत्रालय है, बाल एवं महिला कल्याण मंत्रालय है, शहरी विकास मंत्रालय है, ये सभी मंत्रालय मिलकर के जब कार्य करेंगे तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। और महोदय, आपके नेतृत्व में पोलियो का उन्मूलन हुआ है। 1977 में इस देश में स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन करने में सफलता प्राप्त हुई है। तो मुझे लगता है कि इंसेफ्लाइटिस का उपचार संभव है। हां, जागरूकता का अभाव, समय पे टीकाकरण, साफ सफाई, शुद्ध पेयजल ये उपलब्ध अगर हो जाए तो इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाया जाए। और मुझे लगता है इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा माननीय मंत्री जी आज घोषित करें। मैं इस बात का एक अनुरोध करना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो नेशनल प्रोग्राम बने उसमें प्रिवेंशन, इलाज, निदान, शोध और सर्विलांस के साथ साथ पुनर्वास, स्वास्थ्य शिक्षा और इस पूरी बीमारी को नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने के साथ साथ जो मरीज इससे प्रभावित होते हैं उनके पुनर्वास की भी पूर्ण व्यवस्था हो, इस दिशा से मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। महोदय, जब हम महामारी घोषित करते हैं तो उसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में के लिए एक नियमित बजट का प्रावधान हो जाता है। इंसेफ्लाइटिस में समस्या यह है कि उस कार्यक्रम में लेने के कारण वहां पर बजट की समस्या है, इसलिए इसको उसमें लेकर के नियमित बजट इसके लिए घोषित किया जाए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि इंसेफ्लाइटिस के लिए जो अभियान प्रारंभ आप करने जा रहे हैं, इसमें पल्स पोलियो की तर्ज पर टीकाकरण हो, इसके बारे में पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज, इसी सदन में 29 दिसंबर 2011 को माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा था कि 12वीं योजना में हम उत्तर प्रदेश को 2 एम्स देंगे, एक गोरखपुर के लिए देंगे, एक अन्यत्र लेंगे। आज तक वह कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। गोरखपुर के लिए एक एम्स घोषित हो जिससे वहां पर व्यापक शोध के साथ साथ उपचार की व्यापक व्यवस्था हो सके। इंसेफ्लाइटिस, वेक्टर बाउंड डिजीज के अलावा उन सभी बीमारियों के उपचार का, चाहे वह जो हर प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सुविधा वहां पर उपलब्ध हो सके, इस दिशा से मैं माननीय मंत्री जी का संरक्षण इस मामले में चाहूंगा। और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि इंसेफ्लाइटिस के उपचार और उन्मूलन के लिए व्यापक जागरण, शुद्ध पेयजल, साफ सफाई, टीकाकरण, सर्विलांस और वहां के सभी सीएससी, पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अलावा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पुख्ता व्यवस्था आप करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस विषय को 193 में लेकर के व्यापक चर्चा के लिए लिया है। हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि यह 193 में इस विषय पर चर्चा के बाद हम एक ठोस नतीजे पर अवश्य पहुंचेंगे। धन्यवाद।